हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे जीएस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये और भी वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो, जिसमें जीएस आपसे पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इसका साइंटिफिक नाम है ओसीमम सैंक्टम। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए क्वेश्चन में आपके लिए क्या क्या जानकारी दी गई है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक जड़ी बूटी है जिसको जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम आपको दिया गया है ओसीमम सैंक्टम, ठीक। और ये भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी। अब आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि वो कौन सी जड़ी बूटी है। ऑप्शन है अजवाइन के फूल, लौंग, तुलसी या फिर धनिया। जल्दी से आप हमें बताएं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तुलसी, ठीक है। तुलसी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है जिसे जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम है ओसीमम सैंक्टम, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। जो शोला घास स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, हिमाचल या फिर विंध्याचल। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम घाट। 16 घास स्थल पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो ठीक याद रखिएगा, पूछा गया है आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट की बात हो रही है। उसमें पूछा गया आपसे कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 9 वर्ष। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक, 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जीके का था क्वेश्चन, इसे जरूर से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपसे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश नहीं रहे। इंटरनेशनल कोर्ट में गिवन ऑप्शंस में से कौन, इन 4 नाम में से कौन है जो कि भारतीय न्यायाधीश नहीं रहे, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय न्यायाधीश नहीं रहे। ऑप्शन है बेनीगल रामाराव, नागेंद्र, दलवीर भंडारी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, मतलब कि डी वाले। डी कौन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश नहीं रहे हैं, और जबकि बेनीगल रामाराव, नागेंद्र और दलवीर भंडारी ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, ठीक। ऑप्शंस 4 इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ये 2 स्टेटमेंट है जो कि आपको महासागरीय जल धाराएं से दिए गए और आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। और स्टेटमेंट बी है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिया। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गेस करिएगा और फिर हमें बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और बी मतलब दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुव मतलब पोल के पास से
जो कि पोल अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर लेकर आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां विश्व का सर्वोत्तम मछली पालन होता है। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा फिश प्रोडक्शन होता है जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में ऑप्शंस दिए गए हैं जीआई टैग के, और लिस्ट 2 में आपको दिया गया है कंट्रीज के नाम कहाँ का है। तो देखिए एक बार आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देते हैं। उलोंग चाय ऑप्शंस है सामने पे सूची 2 में, ताइवान, मोचा कॉफी यमन, कोना कॉफी हवाई द्वीप यूएसए, या फिर फीका कॉफी कोलंबिया। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट मैच क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट मैच क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 2 3 4 ये सारी करेक्टली मैच थी पहले से। उलोंग चाय कहाँ पाई जाती है, ताइवान में। मोचा कॉफी कहाँ की है, यमन की। कोना कॉफी तो ये कहाँ की है, हवाई द्वीप यूएसए। और फीका कॉफी ये कहाँ पे है, कोलंबिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक अनाउंसमेंट करनी थी कि हमने इंडिया के सारे स्टेट के जीआई टैग कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है जिसमें हमने सारे जीआई टैग्स इंडिया के कवर कर लिए हैं। आप जाकर उसे जरूर से देख लीजिएगा। वो वीडियो काफी ज्यादा कंटेंट रिच और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारा कंटेंट जीआई टैग से रिलेटेड हमने दे दिया है, पढ़ा दिया, हमारे चैनल पर वीडियो है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्न कथन सही है। अटलांटिक महासागर के विषय में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 कथन आपको बताना है उसमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका व्यापारिक दृष्टि से विशेष महत्व या सबसे व्यस्त महासागर है। तो आप हमें बताएं दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही करेक्ट है। स्टेटमेंट ए कह रहा था कि अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो एस अक्षर का, मतलब इस आकार का है अटलांटिक महासागर। और दूसरा इसने बोला था स्टेटमेंट में कि इसका व्यापारिक दृष्टि से महत्व है और यह सबसे व्यस्त महासागर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। और याद करने से अच्छा है कि आप याद तो करें, साथ ही साथ चीजों की समझ भी लेते चले। ठीक, चीजों को समझते चलिएगा ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना और कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एल नीनो है, तो एल नीनो क्या है। ऑप्शंस है हिंद महासागर की एक ठंडी धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म हवा, और ऑप्शन डी हिंद महासागर की एक गर्म हवा। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। ठीक है, और ये जो एल नीनो और एल नीना है दोनों जो इफेक्ट होती है, ये दोनों जो फिनोमिना है आप याद रखिएगा, ये दोनों प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन में ही एल नीनो और एल नीना होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा का है, निम्न में से इनमें से कौन सा सिराको हवा का स्थानीय नाम नहीं है। ठीक, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको स्क्रीन पे, ये चारों ऑप्शंस सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर एक गर्म हवा बहती है। ठीक, उसका जो स्थानीय नाम है इन चारों ऑप्शंस में से दिया गया और इनमें से आपको पता लगाना है कि उसका स्थानीय नाम कौन सा नहीं है। कहने का मतलब है कि जो सिराको सहारा मरुस्थल है, ठीक है, उसकी ओर से भूमध्य सागर की ओर एक जलधारा बहती है। ठीक,
और वो एक गर्म जलधारा, और आपको बताना है इसमें से कि उसका स्थानीय नाम इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। तो खिमसिन, खमसिन, गिबली, चिली, लानीना। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लानीना। दिए गए ऑप्शन में से खमसिन, गिबली, चिली ये तीनों ही सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जाने वाली गर्म जलधारा का स्थानीय नाम नहीं है, जबकि ला नीना उसका स्थानीय नाम नहीं है। बाकी खमसिन, गिबली और चिली उसका स्थानीय नाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, सामान्यतः प्रवाल उष्ण कटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं। तो बताइए किसमें पाए जाते हैं। 23 डिग्री 5 मिनट उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण के मध्य, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य, 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के मध्य, 20 डिग्री उत्तर एवं 15 डिग्री दक्षिण के मध्य। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं प्रवाल उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक। ठीक, क्या पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं प्रवाल उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक नोट दिया गया, आप उसे जरूर से देख लीजिए। नोट में क्या बोला गया है, 25 डिग्री से 30 डिग्री से नॉर्थ और 25 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य ही उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं, दो के मध्यस्थ, परजीवी, वियोजक, उत्पादक या फिर उपभोक्त। आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्पादक जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं उत्पादक। ठीक, ये था इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा जीवाणु है, इनमें से ऑप्शन है राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजेक्टोबैक्टर, उपयुक्त सभी। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लोरोबियम ये तीनों ही नाइट्रोफिक्सेशन के जीवाणु हैं। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसमें है, जल चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या फिर कार्बन चक्र में। जल्दी से आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जल चक्र वाटर साइकिल में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया, निम्न में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है, सदाबहार की, दलदल, शैवाल व प्रवाल समूह या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शैवाल व प्रवाल समूह। शैवाल व प्रवाल समूह की उत्पादकता सर्वाधिक होती है और इसकी उत्पादकता सदाबहार, दलदल और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से भी अधिक उत्पादकता होती है शैवाल व प्रवाल समूह की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दी। तो बताएं इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी। तो देखिए ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स लिंडमेन, एजी टांसले, अर्नस्ट हैंकल। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आपसे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? ऑप्शन से भारत सरकार, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, SBI, RBI। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, नेशनल कमर्शियल बैंक के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमिक्स का था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? चलिए बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक, इस पे फोकस करिएगा, भारतीय गवर्नर कौन थे। ऑप्शंस है सचिंद्र राय, मनमोहन सिंह, CD देशमुख, इनमें से कोई नहीं। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, CD देशमुख जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है कि RBI के प्रथम गवर्नर CD देशमुख 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1935 तक RBI के गवर्नर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसे भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? तो देखिए ये नहीं है पे ज्यादा फोकस करिएगा कि 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है पूछा गया ऑप्शंस में। ऑप्शन से चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, C राजगोपालचारी या फिर भूपेन हजारिका। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी भूपेन हजारिका 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है, जबकि चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी ये तीनों ही 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है और भूपेन हजारिका नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है आपको। भारत के नागरिक सम्मान 2021 के संदर्भ में ये आपको 4 कथन दी गई हैं और इन्हीं में से आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, पद्म विभूषण 7 लोगों को प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 10 लोगों को प्राप्त हुआ, पद्मश्री 102 लोगों को प्राप्त हुआ और पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या 2021 में 120 है। तो ये थी 4 स्टेटमेंट। अब आप हमें बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आप हमारे साथ करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे वीडियो चैनल पे आ जाती है रोज सुबह, तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि हमने अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं पद्म विभूषण के। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही थी कि पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला था और पद्म भूषण 10 लोगों को मिला था और पद्मश्री 102 लोगों को मिला था। उसके साथ साथ नीचे आपको एक नोट दिया गया, उसको पढ़ लीजिए कि पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या 2021 में 109 थी। ठीक है, बजाय 119 थी बजाय 120 के। ठीक, इसीलिए स्टेटमेंट जो 4th वाला था वो गलत हो गया था, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया था कि 2021 में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या 120 है, जबकि पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या 2021 में 119 है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 4 गलत हो गया था। बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को और देखते हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की थीम 2021 में क्या रखी गई है। ऑप्शंस हैं रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, हम समाधान का भाग हैं, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हम समाधान का भाग हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये थीम रखी गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 की। साथ में आपको एक नोट दिया गया है कि 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और दिसंबर 2002 से यह दिवस मनाया जाता है।
ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसे भी ज़रूर से याद करिएगा। और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और तो देखिए यहाँ पे एक जो नोट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2002 से हमने इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाना शुरू किया था, और सबसे पहले 22 मई को, ठीक है। और ये क्या है, 22 मई को जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और ये दिसंबर 2002 से यह दिवस मनाया जाता रहा है। तो देखिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे द्वारा लाए गए ये 20 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।